लिए नहीं है, बल्कि जो सरकार, आयोग और एजेंसियां मिलकर हम लोगों का काट रही हैं, उन सब की दास्तान और उसका क्या हल होगा, कैसे होगा, इन सब पर बात होगी। ठीक है, उन सब पर आज बात करेंगे आज के इस लाइव में। और मैं पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी जो लड़ाई है वो खराब एग्जाम सिस्टम, खराब एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। हमारी लड़ाई किसी सत्ता को पलटने के लिए नहीं है, बल्कि उस सत्ता को या सोई हुई सत्ता को जगाने के लिए है। हम सरकार को झकझोरना चाहते हैं जिसने हमारे मन को कचोट रखा है कि इस बेरोजगारी, ये जो एक शब्द है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि हम और आप ऊपर से तो देख ही नहीं पा रहे कि हमारे पीछे चल क्या रहा है। वो सरकार जिसको हमने 12 साल दिए, वो सरकार जिसको हमने वक्त दिया, भरोसा दिया, पूर्ण बहुमत दिया, जिसने हमें कहा कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, आपको हर साल करोड़ों में नौकरियां देंगे, और आज ये हालत हो गई है कि हमारे इतना भरोसे करने के बाद भी कि ये सिस्टम बदलेगा, लाखों बेरोजगार युवा सड़कों पे पुलिस की लाठियां खा रहा है, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं कैंसिल हो रहा है, अलग अलग लेवल का अत्याचार झेल रहा है। ये इस देश की हालत हो चुकी। इन सब पे बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम अभिनय शर्मा है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे। मैं ये लड़ाई पिछले 7-8 सालों से लड़ रहा हूं, और अगर छोटी लड़ाइयों की बात करें तो 2013 से लड़ रहा हूं। 2013 का एग्जाम भी पूरा मेंस एग्जाम होने के बाद कैंसिल हुआ था, इस आधार पे कि पेपर लीक हुआ है, और पूरा एग्जाम कैंसिल हुआ। तब ये नहीं कहा जाता था कि प्रोसेस बहुत आगे बढ़ गया इसलिए अब कैंसिल नहीं होगा। 2017 में खूब लीक की खबरें आई, लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। 2018 में यूएफएम के आधार पर सरकार ने बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार किया, हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसको ठीक कराया। 2022 में फिर एक नॉर्मलाइजेशन का पंगा हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ, हम उसको भी सह गए। 2023 के सीजीएल के एग्जाम में क्या हुआ कि क्वेश्चन गलत पूछ लिए गए और वो मामला कोर्ट में चला गया, और कोर्ट ने आदेश भी किया कि आप रिजल्ट को रिवाइज करिए, लेकिन एसएससी ने उस चीज को भी नहीं माना, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आज भी एसएससी के ऊपर है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये आयोग इतने रिजिड क्यों हो गए हैं कि जहां हम ये कहते हैं कि हमारे न्यायालयों का फैसला अंतिम होता है और ये उन्हें भी नहीं मान रहे। आपको क्या लगता है कि ये एक सिर्फ चेयरमैन के बस की बात है कि चेयरमैन के कहने पे इतना सब कुछ हो जाता है? 2024 का रिजल्ट भी फिर से कोर्ट केस में फंसा हुआ है। तब जाकर ये आवाज इतनी उठ गई, इतनी संगठित हो गई कि आज लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कभी ये नहीं कहा था कि बच्चे आप आओ, हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त हैं। आपने हम सबको YouTube पे इतना प्यार देके बता दिया है कि हम सबके पीछे मिलियंस लोगों की भीड़ है, और लोग वो सपोर्ट देने के लिए तैयार है। हमें वो आपका सपोर्ट चाहिए, जिस वक्त जरूरत होगी हम एक आवाज लगा देंगे कि आप आ जाइए। अभी आप बिल्कुल मत आइए, कोई जरूरत नहीं है। अभी आपके शिक्षक और ऐसे लोग जो सच में समाज सुधारक हैं और समाज को सुधारना चाहते हैं, करप्शन को हटाना चाहते हैं और इन जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उन सबसे आज मैं आह्वान करना चाहता हूं। एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये मामला अभी इतना अचानक कैसे उठ गया? इतना अचानक ऐसे उठ गया कि जब 2024 के रिजल्ट के बाद हम लोगों ने आवाज उठाई, चेयरमैन से मुलाकात की, तो चेयरमैन साहब ने हमें बहुत मीठे शब्दों में कहा कि गलत हुआ है और मैं इन सब पे काम कर रहा हूं और सब कुछ ठीक कर दूंगा। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं एजेंसी भी बदल रहा हूं। अगर उनकी मनसा ठीक थी तो वो बता देते कि वो एजेंसी भी बदल रहे हैं। आप सब जैसा कि जानते हैं कि ये लोग एक एडुकेटी नाम की एजेंसी को लेकर आए। वो एडुकेटी नाम की जो एजेंसी है वो एसएससी का कहना है कि सरकार के रिगरस प्रोसेस के थ्रू आई है, यानी उसमें एसएससी का कोई लेना देना नहीं है, वो सरकार के थ्रू आई है। और आती भी है कोई एजेंसी, जिस एजेंसी पे अगर पहले कोई आरोप लगा था तो वो कैसे आ गई? मैं इस एजेंसी के आपको ऐसे ऐसे प्रूफ दिखाऊंगा आगे आने वाले वक्त में। अभी वो वक्त भी आएगा जब ये एजेंसी उखाड़ के फेंकने की तो छोड़िए, इसको लोग उखाड़ के फेंक देंगे कि क्या हालत इसने एग्जाम सिस्टम की कर दी है। जो बात मैंने बोली है कि ये इतने इतने लाख करोड़ के घोटाले जो हम ऊपर से देख रहे हैं ना, हम ऊपर से क्या देख रहे हैं? बैठ जाओ भाई आराम से, शांति से। हम जो लोग ऊपर से देख रहे हैं कि अरे
ये कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, ये छोटी छोटी समस्याएं, अंदर की समस्याएं तो आप सोच नहीं सकते। आपको तो बस ये दिख रहा है अच्छा वैकेंसी आ गई, चलो एक नौकरी मेरी भी हो जाएगी, लेकिन इसके पीछे की कहानी इतनी खराब है कि आप सोच नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। और हमें ये सब सिस्टम को ठीक करना है और उसके लिए आवाज को बुलंद करना था, जिसके लिए हम सब शिक्षक मिलकर के, आपको पता होगा पूरे देश से शिक्षक आए, सबने मिलकर के अपनी बात कही कि भाई चलो डीओपीटी मिनिस्टर साहब से बात करते हैं। वजह यह थी क्योंकि हम लोग एसएससी चेयरमैन से ऑलरेडी मिल चुके थे, रेलवे रिफॉर्म इतने दिनों से चल रहा था और लोग कोशिश कर रहे थे कि रेल मंत्री से जाके बात करें, लेकिन नहीं संभव हो पा रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना सीधे जाके डीओपीटी से ही बात करें। क्या हमारा हक नहीं है? क्या जनता का यह हक नहीं है कि वो अपनी आवाज को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से कह पाए? लेकिन आपने देखा होगा वहां पे कुछ एक सेकंड के अंदर ही उस आवाज को दबाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हमारी लड़ाई पुलिस से है भी नहीं, आपने देखा होगा, आपको मेरे बोलने का तरीका पता है कि पुलिस ने मेरे ऊपर ही इतना खराब इल्जाम लगाया, उसके बाद भी हमने हंस करके टाल दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई इस देश की पुलिस से थोड़ी है, उनका तो हमें सहयोग चाहिए सरकार तक पहुंचने के लिए। वो तो बैरियर है, वो खुद ये नहीं चाहते, वो खुद इसी सिस्टम से निकल के यहां पहुंचे हैं बड़ी मुश्किलों से, तो वो भी सब जानते हैं। हमारी लड़ाई ना सरकार हटाने की, हमारी लड़ाई है कि जो ये एग्जाम सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया, इसको ठीक कैसे किया जाए। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये हुआ ये से है। इस साल आप माफ कर दिया, 2023 में अगर गलत क्वेश्चंस को माफ ना किया गया होता तो 2024 में ये गलत क्वेश्चन वाली बात की हिम्मत नहीं कर पाते। आपको बता दूं कि जिस दिन ये परसों जब 31 जुलाई को सब लोग इकट्ठे हुए तो हम लोग चेयरमैन ऑफिस गए, कहा गया कि आपको चेयरमैन साहब से मिलाया जाएगा। वहां पे एक डायरेक्टर से हमारी मुलाकात हुई और हमने कहा कि एसएससी फेज एक्स में इतनी सारी प्रॉब्लम है, उनकी बातों से साफ साफ लग रहा था। उनकी बातें तो छोड़िए, आपने कल चेयरमैन साहब का इंटरव्यू देखा होगा कि ये लोग कैसे एक एजेंसी को बचाने में लगे हुए हैं और इनको लग रहा है कि ये इतनी आसानी से बचा लेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे। वो एजेंसी इतना करप्शन करेगी, लैब खरीदने से लेकर के सीट बिकने से लेकर के इनकी जो कहानी जब आपके सामने प्रूफों में आएगी, आप दांतों तले उंगली दबा जाएंगे और आप कहेंगे कि ये इतना भ्रष्ट सिस्टम है, आप फॉर्म भरना भूल जाएंगे। सोचिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको नौकरी किस तरीके से मिल सकती है। इतना भ्रष्ट सिस्टम है, इतनी भ्रष्ट एजेंसियां हैं। ऐसे ही किसी एजेंसी को यह काम नहीं दिया जाता है। चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि हम ये एजेंसी पहली बार लेके आए इसलिए प्रॉब्लम है। हमारा काम एजेंसी से सवाल करना तो कभी होता ही नहीं। हम पैसे किसको देते हैं एग्जाम कराने के? एसएससी को। एग्जाम ठीक कराने की जिम्मेदारी किसकी है? एसएससी की। बाहर में जाती है एजेंसी। हमें तो एजेंसी की पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें तो इनफैक्ट मालूम तक नहीं चलना चाहिए कि एजेंसी है कौन सी। हमें तो एसएससी से मतलब था, ये एसएससी की जिम्मेदारी थी। ये लोग जानबूझ के, आज इस बार आपने देखा होगा कि इस बार 5-6 एजेंसी इन्वॉल्व हैं। कोई आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन कर रही है, क्यों? क्योंकि इनको एक दूसरे के सर ठीकरा फोड़ना होता है कि इसको ऊपर ये फोड़ देंगे, इसकी गलती की वजह से ऐसा हो गया, इसकी गलती की वजह से ऐसा हो गया। आयोग एकदम साफ स्वच्छ बच जाएगा, सरकारें एकदम साफ स्वच्छ बच जाएंगी। अगर सरकारों की मिली भगत नहीं है तो कितनी बड़ी बात थी डीओपीटी मिनिस्टर को हमसे मिलने की। आसानी से मिलकर बताया जा सकता था। क्या ये उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही? 31 जुलाई को जो हम देश के सब शिक्षकों ने किया है, आप देख लीजिए कि आज पूरा मीडिया समाज ये बोल रहा है कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है। हमें यही तो हिम्मत देनी है। आप ये मत सोचिए इस मीडिया की हिम्मत टूट गई है, इसको हिम्मत नहीं मिल रही। इसको लगा अरे शिक्षक और छात्र इतनी आवाज बुलंद कर सकते हैं तो चलो हम भी इनके साथ चलते हैं। जैसे क्या होता है ना कि जब एक आवाज बुलंद हो रही हो तो सब उसका साथ देना चाहते हैं, तो इस आवाज को दबने नहीं देना है। आज मीडिया वाले उठा रहे हैं ना, आज उनको लग रहा है कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ये बात जो 3 दिन पहले मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि आप जाके चेयरमैन से इंटरव्यू क्यों नहीं करते, हुआ ना चेयरमैन साहब का इंटरव्यू और आपके सामने आ गया। ये चेयरमैन की स्थिति है कि वो कहता है कि भाई पहली बार एग्जाम ले रहे इसलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ें हो जाती हैं। जब हम डायरेक्टर से मिले तो डायरेक्टर ने कहा 50 से 55 हजार बच्चा प्रभावित है, बस सिर्फ 50 से 55 हजार। ये बच्चा 50 से 55 हजार सिर्फ है। आप नौकरी कितनों को दे रहे हो? मुश्किल से 3,000 वैकेंसी है और 50 से 55 हजार बच्चा प्रभावित है। या तो आप नौकरी दे रहे हो तो 8-10 लाख लोगों को और 50 से 55 हजार बच्चा प्रभावित हो रहा होता तो हम मान भी लेते। और कमी कैसी कैसी कि 25 तारीख को 24 का पेपर रिपीट हो गया। जब डायरेक्टर साहब से पूछा गया तो उनका लॉजिक था
कि पेपर रिपीट हो गया, आप इसको गलत क्यों ले रहे हैं? बच्चे ने सोचा होगा 24 तारीख को कि ये तो अब आ गया, अब नहीं आएगा, हमने वही पूछ लिया, सरप्राइज दे दिया। हमने पूछा, आप गलत क्वेश्चन पूछ के अपनी जेबों में पैसा भर रहे हैं 100-100 रुपए, और अगर यही हाल रहा तो आगे आने वाले वक्त में आप सवाल गलत बढ़ाते ही चले जाएंगे। तो उसने कहा, आप गलत पूछ रहे हो, पैसा तो सरकार की जेब में जाता है। ये एक अधिकारी का आरोप है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, आपके एक अधिकारी का यह आरोप है कि ये पैसा सरकार की जेब में जाता है, जिससे रोड बनते हैं। तो आगे आने वाले वक्त में तो जेई, नीट, यूपीएससी, आप सब में गलत सवाल पूछे, और 100 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हैं? एक बच्चा जो अपने माँ बाप की मजदूरी पे मुश्किल से फॉर्म भरता है, और आप उससे अलग तरीके की वसूली चला रहे हैं। सोचिए कितना भ्रष्ट हो चुका होगा ये सिस्टम। और कमाल की बात देखिए कि जब आज इन बातों को उठा के हम मीडिया के सामने भी रख रहे हैं, तो मीडिया कर, अच्छा ऐसा होता है, 100 रुपए लिए जाते हैं। 8 साल से चिल्ला रहे हैं, तब तो यहां तक आवाज पहुंच पाई है कि 100-100 रुपए गलत तरीके से लिए जाते हैं। आप सोचिए, अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया के दौर में आज 8-8 साल लग जा रही हैं। कितने दुख की बात है इस देश के लिए। हमने पूछा, एक और सवाल हमने किया था, डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो, बिल्कुल नहीं, आराम आराम से बैठे रहो। हमने सवाल पूछा डायरेक्टर साहब से कि भाई 500, 600 किलोमीटर आप सेंटर डाल रहे हो, क्या ये सिस्टम का फेलर नहीं है? उन्होंने कहा, हम अपने जमाने में तो जनरल के डब्बे में लटक लटक के एग्जाम देने जाते थे। यानी आज अगर किसी बाप ने परेशानी उठाई है तो वो अपने बेटे को भी यही कहेगा कि तुम भी यही कहो। फिर काहे की तो जनरेशन गैप और काहे का अपडेशन, जो आज हम कहते हैं कि हम इतना आगे निकल चुके हैं, हम यानी हमारे अधिकारियों की सोच अभी भी वही पुरानी 30 साल वाली है। फिर काहे का डिजिटल इंडिया और काहे का विकसित भारत। सर मानी चाहिए ऐसे अधिकारियों को भी जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। आज के बाद हमने इसीलिए सोचा था पहले भी कि हम चेयरमैन से मिलके भी संतुष्ट नहीं थे, और अब तो हम जब डायरेक्टर से मिले तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब तो हम जवाब सीधे जो चाहते हैं वो डीओपीटी मिनिस्टर साहब से ही चाहते हैं। तो एक एक चीज पे जो मैंने आपसे कहा था, आप लोगों ने भी मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछे। आपने कहा आयोग से सर हमारा प्रश्न है, आयोग से आप प्रश्न करने का कोई फायदा नहीं है। 2024 के रिजल्ट में अभी भी सारा डेटा अगर मिला दिया जाए तो 46 रैंक अभी भी मिसिंग है। टोटल 46 रैंक मिसिंग है, जिनके बारे में हमने आरटीआई डाल के पूछा कि भाई ये 46 रैंक मिसिंग क्यों है, आप इसका जवाब दीजिए कि 46 रैंक मिसिंग क्यों है, ये कौन बच्चे हैं जिनको आपने दिए। तो इस पे आयोग का सीधा जवाब है कि इस चीज का जवाब हम नहीं दे सकते, ये हम नहीं बता सकते आपको कि 46 रैंक मिसिंग क्यों है। तो आयोग से अब प्रश्न करना बेकार है, क्योंकि आयोग सिर्फ और सिर्फ सरकार के इशारों पे जितना गलत इस देश के युवा के साथ कर सकता है वो कर रहा है। और वेंडर से सवाल हम क्यों करेंगे? वेंडर हमारे लिए कोई औकात नहीं रखता, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसे तो हमें उखाड़ के फेंकना है बस। और वो किससे उगड़वाना है? सरकार से। अब हमें मदद चाहिए कि हमें ऐसे प्रूफ, हमने 8-10 बड़े बड़े प्रूफ इकट्ठे कर लिए हैं। हम पूरे प्रूफ का चिट्ठा जब मीडिया के सामने खोलेंगे तब आपको पता चलेगा कि ओ ये एजेंसियां किस तरीके से कर रही हैं। तब आपको पता चलेगा कि जो 15,000 वैकेंसीज है उसमें 2,000 भी जेन्युइन लोगों को नहीं मिल पाती हैं। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज तभी तो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, और बेरोजगारी का ये आलम है। लेकिन मजबूर करना पड़ेगा सिस्टम को, मजबूर करना पड़ेगा सरकार को अगर सुधार करना है तो, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, आप सबको मैं बहुत धीरे धीरे आपसे बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा लंबा होगा सेशन, 2-4-5 मिनट, कि हमें हर एक कदम फूक फूक के रखना होगा। आप सोच रहे हैं कि एक बहुत छोटी सी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं कि एक एडुकेटी नाम की कंपनी आ गई है और वो ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रही है। क्या उसके पीछे की कहानी आप सोच भी नहीं सकते। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई कई लाख करोड़ के खिलाफ है। तो जब ये लड़ाई इतनी बड़ी है तो सरकार आसानी से सुनेगी भी नहीं। सरकार हर एक हथकंडा अपनाएगी कि इस आवाज को यहीं दबा दिया जाए। हमें सबसे गुजारिश करनी पड़ेगी, सबसे सहारा लेना पड़ेगा। हम बच्चों को इन्वॉल्व सिर्फ इसीलिए नहीं करना चाहते कि हम आंदोलन को कोई भी ऐसा रूप नहीं देना चाहते, हम अपनी आवाज को कोई भी ऐसा रूप नहीं देना चाहते जिसको गलत तरीके से दबा दिया जाए। आज आप देखेंगे बीपीएससी प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, इसीलिए मेरी आप सब बच्चों से गुजारिश है कि आप बिल्कुल भी कहीं मत आइए। आप जहां हैं, जिस राज्य में हैं, आपको अगर वहां अपना कोई प्रदर्शन करना है, आप सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, तो आप अगर वहां के नॉर्म्स के हिसाब से परमिशन लेके उठा सकते हैं तो बिल्कुल उठाइए। यहां सरकार से सवाल पूछने के लिए हम शिक्षक,
ही काफी है। आप सबको पता होगा, और हम बहुत सटीक तरीके से जाना चाहते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिस एक गलती की वजह से सरकार ये कह दे कि आप गलत हो। हम बहुत सही तरीके से अपनी आवाज सिस्टम तक पहुंचाना चाहते हैं। हम डायरेक्ट बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डायरेक्ट बात हो, आप जवाब दें कि क्या होगा। ये प्रूफ भी आज मैं सिर्फ इसीलिए नहीं खोल रहा हूं क्योंकि मेरा एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे जिस दिन ये लगेगा कि ये अब एजेंसी कैसे हट सकती है तो मैं हर एक हथकंडा अपनाऊंगा। सब प्रूफ, एक एक सॉलिड चीज है, वीडियो से लेकर के ऑडियो रिकॉर्डिंग सब मैं इकट्ठी करके बैठा हूं, अगर सरकार नहीं सुनती तो। अब 6 तारीख को आपको पता होगा कि 6 तारीख को डीसीपी ऑफिस से हमें परमिशन मिली कि 150 लोग आकर के आप जंतर मंतर पे बैठ करके अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि उन 150 लोगों में हमारे साथ देश के बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं, जो इस खराब सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं ऐसे लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ आएं और बैठें और सरकार से हमारे साथ मिलकर के सवाल पूछें, क्योंकि आप इस सिस्टम को बहुत बेहतर से समझते हैं। मैं देश के उन एमपी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो सच में इसीलिए एमपी बने कि हम समाज को सुधारना चाहते हैं। जब सब ऐसे लोग साथ आएंगे तभी शायद कुछ बात बनेगी। मैं देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी इस आवाज को बुलंद करें, सबके साथ आके सवाल पूछें। ये सच में सही वक्त है जब सिस्टम को सुधारा जा सकता है। हम अब और कितना इंतजार करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि मेरे लिए लड़ाई आखिरी हो। मैं देश के एमपी जिनसे जो ये खुद भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ मिलकर आवाज उठाने को तैयार हैं, हम नहीं चाहते। सोचिए आप कि इन्होंने शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर कर दी, ये कितना गलत था। क्या कोई बता सकता है, क्या कोई एक ऐसा प्रूफ दिखा सकता है कि किसी शिक्षक ने कोई उत्पात मचाया हो? कोई बता सकता है किसी से गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो जिसके बेसिस पे आपने एफआईआर कर दी? अगर दम है तो एफआईआर करिए। जो लोग ये करप्शन कर रहे हैं उसके लिए एफआईआर कराने के लिए लोग चिल्लाते रहते हैं, पेपर लीक हो गया है, ये पेपर माफिया है जिसने लीक किया है, और सालों तक एफआईआर नहीं हो पाती है। और यहां एक शिक्षक जो आराम से अपनी आवाज उठा रहा था, आपने उसको डिटेन करके पुलिस थाने में बिठा दिया। और कब तक आप ऐसे आवाज दबा देंगे? फिर आप कहते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक देश है। बताइए। तो 6 तारीख को अगर हम 3 घंटे के लिए भी जंतर मंतर पे बैठ रहे हैं तो मेरी सबसे गुजारिश है, मैं अब कितनों के नाम लूं, बहुत सारे सांसद हैं। एक सबसे यंगेस्ट सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज जी। मैं चाहूंगा विपक्ष के नेताओं में राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, कि आपको नहीं लगता कि अब ये सच में वक्त आ गया है जब सरकार से एग्जाम सिस्टम पे सीधे सवाल पूछा जाए? और क्यों आप हम लोगों के साथ मिलकर के सवाल नहीं पूछ सकते? बताइए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग, मैंने बहुत सारे लोग जो हमारे लोगों ने बताया, भीम आर्मी टीम के जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावत साहब, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जो कहते हैं कि मैं शिक्षा को बहुत बेहतरीन से समझता हूं, संजय सिंह, राघव चड्ढा, क्या आप लोगों को नहीं साथ आना चाहिए? तो मैं ऐसे 150 लोगों का हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं कि ऐसे 150 लोग, जिसमें से लगभग 10 से 12 लोगों से हमारी बात हो गई है। बाकी से मैं चाहता हूं कि वो तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हाँ, उनके पीए हमें प्लीज इस नंबर पे मैसेज करें और ये कहें कि हम आपकी आवाज बनने को तैयार हैं। हम एग्जैक्ट 150 लोग उस दिन जंतर मंतर पे बैठ के गुजारिश करेंगे कि डीओपीटी मिनिस्टर आकर के बात करें। शायद उनको लग रहा होगा कि इस देश के शिक्षकों की उतनी औकात नहीं है, लेवल नहीं है कि उनसे बात किया जाए। तो हम चाहते हैं कि देश का विपक्ष हमारे साथ अगर आके बैठता है तो आप उनसे बात कर लीजिए, हमारी आवाज को उनके थ्रू सुन लीजिए, लेकिन सुनिए, ये हम चाहते हैं। तो आप सबके कनेक्शन में होंगे, आप सब लोग पूरे देश में सुन रहे होंगे। अगर आपका सांसद हमारे साथ आके बैठ सकता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। हम इस चीज को बहुत सही तरीके से लेके जाएंगे। देखिए, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, आजादी एक दिन में नहीं मिली थी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की जड़ें, बेरोजगारी या खराब सिस्टम में इतनी गहरी हो चुकी हैं कि एक दिन में कुछ ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे चीजें मिलेंगी, कभी 10 चीजें मिलेंगी, कभी कुछ चीजें कोर्ट से मिलेंगी। अगर इस एजेंसी को हमें हटाना भी पड़ेगा, हम एक लीगल टीम से भी सब कुछ कर रहे हैं, हर एक तैयारी कर रहे हैं। और हम सिर्फ अब इन जो अभी चीजें हुई हैं इसी पे आवाज नहीं उठाएंगे, हम हर एक चीज पे आवाज उठाएंगे, चाहे वो कोर्ट के जरिए हो कि आप 5 साल तक कैसे रेल मिनिस्टर
या रेल मिनिस्ट्री बच्चों का 400 रुपए दबा के बैठे रही। इस एग्जाम सिस्टम को सुधारने के लिए जितनी भी चीजें हो सकती हैं, थ्रू कोर्ट, थ्रू अपनी आवाज सीधे संसद तक पहुंचा करके, और सवाल चाहिए। हम कभी नहीं चाहते, मुझे पता है बहुत सारे एमपी में कहते हैं हम आपकी आवाज संसद में उठा देते हैं, क्या होगा? हमें आवाज उठवानी नहीं है, हमें इंस्टेंट जवाब चाहिए कि क्या आपको नहीं पता कि आपके आयोग इस तरीके की एजेंसियों के साथ मिलकर कैसे धांधलेबाजी कर रहे हैं? हमें उस पर जवाब चाहिए। तो अभी जो हमने सोचा है, आपने एक चीज देखी, हम उस स्तर पे आ चुके हैं जहां मीडिया को भी समझ में आ गया है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, और जब शिक्षक उसकी आवाज उठा रहा है तो उस पर पुलिस लाठियां चार्ज कर रही है, जो कि एकदम बर्बरता है सरकार की। एकदम निंदा होनी चाहिए इस बात की कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और हम लोग तो देश की व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझते हैं, और हमें मालूम है, इसीलिए हमने बच्चों को नहीं बुलाया। हमने नहीं कहा कि भाई आप लोग आ जाओ, अभी भी हम किसी भी बच्चे को बुलाना नहीं चाहते। आप जहां हैं, आपको लगता है आप वीडियो बना करके इस आवाज को बड़ा कर सकते हैं, तो आप वीडियो बना के जारी करिए, ताकि जब इतनी सारी चीजें लोगों के सामने जाएंगी, जब हर तरफ यही दिखेगा कि कैसे बेरोजगार युवा करहा रहा है, तो शायद लोगों की समझ में आए, आपका दर्द समझ में आए। बाकी अभी जो प्लान है वो एक ये प्लान है कि 6 तारीख को देश के शिक्षक, जितने भी, मैं स्पेशली नाम लेके भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बाकी शिक्षक सारे जुड़े हुए हैं एक ग्रुप के जरिए। मैं अब फिर से गुजारिश करना चाहता हूं, चाहे वो खान सर हो, आपको भी 6 तारीख को आना पड़ेगा। आप भी बैठेंगे, और ये हमारा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, 150 लोग होते कितने हैं, मैं दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आराम से जितने भी फोर्स के साथ आ सकते हैं, हमें आराम से आके खड़े हो जाइए, हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। तो मैं चाहता हूं देश के शिक्षक भी हों, जितने शिक्षक हो सकते हैं, सिर्फ पहले ये अप्रूव हो जाएगा। मैं इसीलिए चाहता हूं कि कोई अव्यवस्था ना हो कि हम 150 लोगों का नाम पहले ही फाइनल कर लें कि ये एमपी साहब हमारे साथ जाके बैठने को तैयार है, ये पुराने मिनिस्टर साहब हमारे साथ जाके बैठने को तैयार है। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, सत्ता के लोग भी अगर हमारे साथ जाके बैठने को तैयार हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। सत्ता में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस खराब एग्जाम सिस्टम को समझते हैं, उनके बच्चे भी इससे पीड़ित हैं, तो आप सबको भी हमारा साथ देना चाहिए। और मैंने तो ये सुना है कि मोदी जी तुरंत सुनते हैं अगर उनको लगता है देश में कुछ खराब हो रहा है, और यहाँ युवा चीख चीख के, करा करा के परेशान हो गया, और सांप के कान तक जू नहीं रेंग रही। कितना दुख का विषय है, कितनी परेशानी होती है। इस खराब सिस्टम ने हमें गुलाम बना के रख दिया, और अब वक्त आ गया है कि इस पूरी तरीके से खत्म करना है। थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे हम पूरी तरीके से इसे साफ कर पाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है, जो मैंने अभी कहा, कि आप अपने अपने जगह के सांसदों से, विधायकों से ये विनती करिए, जितने लोग भी, 150 लोगों की बात है सिर्फ, अगर हमारे साथ आके बैठेंगे तो हम इस आवाज को अलग तरीके से लेके जाएंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस तरीके से भी देश में प्रोटेस्ट हुए। अब देश में प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना इतना मुश्किल हो गया है कि हमें इस तरीके के रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं। हम चाहते तो देश का लाखों युवा आके बैठ सकता था, बट हमें नहीं करना। हम चाहते हैं, जानते हैं ना कि सरकार उस चीज का दमन किस तरीके से कर देगी। हमने किसान आंदोलन भी देखा है, हमने बीपीएससी प्रोटेस्ट भी देखा है। 8-9 सालों से इस सिस्टम से लड़ाई जारी है। हर साल ये लोग नई नई चीजें लेकर आते हैं, हर साल कभी कुछ गड़बड़ करके आपको बाहर कर देंगे, और आपका ध्यान इस तरह भटका देंगे कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम कोई अचानक से इतनी थोड़ी बड़ी हो गई है, करोड़ों लोगों की हताशा का नतीजा है, जो आज संगठित होकर के आप सबके सामने वो आवाज आपको हर तरफ दिख रही है। पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है सिस्टम। हम सोचते हैं कि आयोग जिम्मेदार नहीं है, ये सब मिलकर हमें गुमराह कर रहे हैं। बस आज आप देखते होंगे कि जब हम लोग मीडिया को कहते हैं कि 100 रुपए लिए जा रहे हैं, तो लोग शौक से कहते हैं, मतलब लोगों को पता ही नहीं, ऐसे बात करते हैं। तो आप सबको वीडियो के माध्यम से सारी बातें पता चल जा रही हैं, लगातार लगे हुए हैं इससे मिलने में, उससे मिलने में। हर शिक्षक का सहयोग है, हर शिक्षक ने आगे बढ़ करके आए, देश से जितने भी शिक्षक आए उन सबको भी मेरा नमन है। उन सबकी ये बड़प्पन है कि वो सब लोग दिल्ली आए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एसएससी के खिलाफ नहीं थी, ये लड़ाई सिर्फ रेलवे की नहीं थी, ये लड़ाई सिर्फ शिक्षक भर्ती या बैंक एग्जाम की नहीं थी। हर जगह घोटाला, करप्शन है, हर जगह सिर्फ कारोबार बना हुआ है। तो इस कारोबार को रोकना है, देश को सही रास्ते पे लेके आना है, क्योंकि ये वो युवा है जो देश को आगे 30 साल तक लीड करेगा। तो आप सबसे बस यही गुजारिश है। मैं दोबारा ये कहूंगा, हम लोग 2 बार चेयरमैन से मिल लिए, डायरेक्टर से मिल लिए, कोई हल नहीं निकला।
चेयरमैन साहब का सीधा कहना है कि एडुकेटी हम सब लोग बहुत ईमानदार हैं, ये पब्लिक के सामने अपने आप को ऐसे दिखाएंगे जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है, उलूल जुलूल बातें करते हैं। एक चेयरमैन से, एक डायरेक्टर से इस तरीके की उम्मीद है। मैं फिर से मीडिया को कहूंगा कि दोबारा से इंटरव्यू हो तो क्रॉस क्वेश्चन भी करिए। आप सवाल पूछिए कि आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं कि ये पहली बार एग्जाम करा रही है। अगर ये पहली बार एग्जाम करा रही है एडुकेटी, तो तुमने तो अपनी बिड में लिखा था कि हम उसी को टेंडर देंगे जो 5 साल जिसको हो गए होंगे इस फील्ड में। तो काहे का पहली बार, ये तो बताओ। एक तरफ तुम बिड में लिख रहे हो कि हम उसको देंगे टेंडर जो 5 साल से ठीक से एग्जाम करा रहा है, जिसने 160 करोड़ का रेवेन्यू भी किया है, फिर तुम कह रहे हो ये पहली बार करा रही है। तो ये सब बातों से गुमराह करने की कोशिश मत करिए चेयरमैन साहब। अगर आपको भी लग रहा है कि सरकार ने आपको ऐसा बोला है कि नहीं नहीं इस चीज को संभालना है, तो आप भी चेयरमैन की कुर्सी छोड़िए और हमारे साथ आके बैठिए, मिल करके सिस्टम से लड़ेंगे। बहुत उम्र हो गई, आपने भी बहुत जीवन जी लिया। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि हमारे सामने आके बैठिए, हमारे साथ आके बैठिए। उखाड़ फेंकेंगे ऐसी एडुकेटी, ये तो कुछ भी नहीं है। हम इसको करप्शन करने देंगे? आज ये यहां कर रही है, अभी कल को राज्यों के एग्जाम कराएगी, ये तो पूरे देश को बर्बाद कर देगी। इनका तो धंधा हो गया ये। और हमने सड़कों पे, हम ऐसे ही नहीं आए थे, सड़कों पे उतरने से पहले हमने हर रास्ता अपनाया, मेमोरेंडम दिए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, आरटीआई डाली, कोर्ट में याचिका दी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तब जनता क्या रास्ता चुनेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, और ये लोकतंत्र है। संविधान का आर्टिकल 19(1) हमें शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। तो फिर सरकार की बर्बरता क्यों? ये हमारा हक है, आप कैसे दबा सकते हैं? कोई एक आदमी बता दे कि हम गलत कर रहे हैं और किस एंगल से कर रहे हैं। आज ये एजेंसी, आप तो ये कह देंगे सीजीएल का एग्जाम होने के बाद अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो गलत हो गया अगले साल ठीक करेंगे। इस साल फिर लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद और हम सहते रहेंगे। तो अब कोई नहीं सहेगा। मैं सीधे सीधे से आपसे कहना चाहता हूं, देश की सबसे बड़ी ताकत है यूथ, और ये यूथ जो हमारे साथ खड़ा है। पहले तो ये ऑनलाइन जैसी चीजें नहीं थी, यूट्यूब नहीं था, तो लोगों को बुला के दिखाना पड़ता था। आज अगर मैं आ रहा हूं तो सरकार को पता है कि मेरे पीछे भी 30 लाख लोग बैठे हैं। आज अगर कोई और शिक्षक आ रहा है तो सरकार को पता है कि इसके पीछे भी करोड़ों बच्चे बैठे हैं। सबको पता है ये बात। तो हम शिक्षक पर्याप्त हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। बस मैं विपक्ष के नेताओं से या पक्ष के उन नेताओं से जिनको भी लगता है कि इस पे आवाज उठनी चाहिए, उन सबको आमंत्रित करता हूं जंतर मंतर पे 6 अगस्त को। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस नंबर पे अपने पीए या किसी से भी मैसेज करा दीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये शिक्षक क्यों राजनीति कर रहे हैं। एकदम नहीं करनी है। क्यों ही राजनीति करेंगे? आपको पता है देश में ऐसे बड़े बड़े शिक्षक भी हैं जो आज कहीं से भी खड़े हो जाएं तो निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे। हमें चुनाव नहीं जीतना है। और क्यों जीतना है चुनाव? आपको क्या लगता है? अब हम यहां के आके बताएं कि हमारा जीवन कैसा है। जो एक नेता 45 से 50 साल लग जाते हैं पहुंचने में और अचीव करने में, यहां वो चीज हमारे यहाँ 21-21 साल की लड़कियां अचीव करके बैठी हैं। सोचिए कितने दुख की बात है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि विधायक और एमपी बनेगा, तो हमारे यहाँ 22-22 साल के शिक्षक उससे बहुत आगे निकल के बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई ये ना सोचे कि हमें राजनीति करनी है। बिल्कुल नहीं करनी। क्यों करनी है राजनीति? बहुत गंदी चीज है। बट हम इस राजनीति को सुधारना चाहते हैं। हम वो गलती नहीं करना चाहते जो केजरीवाल साहब ने की, कि राजनीति करने चले गए और खुद ही उस दलदल में फंस गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोह है। हमें इसमें नहीं फंसना। और क्यों फंसना है? हमें तो अभी कोई और विकल्प भी नजर नहीं आता जो देश को सही तरीके से लीड कर सके। हम तो जो मोदी जी की खामियां हैं सिर्फ उन पे सवाल उठाना चाहते हैं। और इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि हर कोई ये कह देता है मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो देश अगर पीछे जा रहा है तो यहां फिर किस नेतृत्व की कमी है? गलत है कुछ? बताओ भाई। अगर गलत बोल रहा हूं तो आप बताओ। तो ये लड़ाई एसएससी की तो इतनी है कि जब तक एडुकेटी नहीं हटेगी हम आवाज उठाते रहेंगे। अभी नॉर्मली आए हैं, अभी प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं, सीधे पीआईएल लगाएंगे कि जी इस तरीके से ये एजेंसियां, जैसे सारे सॉलिड प्रूफ होंगे किस तरीके से घोटाला और घपला कर रही हैं, हटाना पड़ेगा। पूरा सिस्टम रुक जाएगा। हम नहीं चाहते कि बच्चों का एग्जाम रुके, सिस्टम रुके। इसीलिए अभी कहना चाहते हैं कि आप बता दो कि आप कैसे सुधार करोगे। आप इस बात की गारंटी दे दो कि कैसे सुधार करेंगे। एसएससी के ऊपर लानत है कि उसने ये तक नहीं चेक किया कि एडुकेटी के पास सेंटर्स कैसे हैं।
वो कहते हैं कि वो लोग वादा करके गए थे कि उनके पास अच्छे सेंटर्स हैं और वादा ये था कि आपका एग्जाम कराएंगे जहां बाहर भैंस रेंग रही होगी, ऊपर डीजे चल रहा होगा, बाहर साड़ियां सूख रही हैं, कपड़े सूख रहे हैं। सर मानी चाहिए, एसएससी को सर मानी चाहिए। और एसएससी के चेयरमैन साहब ऐसे लोगों का आके बचाव कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप भी हमारे साथ आके बैठिए जंतर मंतर पे 6 तारीख को, और आप भी बताइए कि कैसे ये कंपनी सिस्टम में आई है। गुजारिश करता हूं, आपके रिटायरमेंट का वक्त है, अब और मत करिए सेवा, मत दीजिए देश को सेवा। अब वक्त आपको इस देश के यूथ के साथ खड़े होने की है। तो मैं देश के सभी बड़े बड़े लोगों से ये गुजारिश करता हूं, मैं कपिल सिब्बल साहब से भी गुजारिश करता हूं, आप इतने बड़े लीगल एक्सपर्ट हैं, आप भी हमारी आगे आके बढ़ के मदद करिए। सभी शिक्षकों की भूमिका बहुत जबरदस्त रही, सबने बहुत अच्छे से इस लड़ाई को अंजाम दिया। बस एक गलती मैं मानता हूं वो शिक्षकों की बिल्कुल भी नहीं, सरकार की है कि आपने इस तरीके से एफआईआर की। उसके लिए भी हम सब लोगों ने मिलकर के राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया है कि ये एफआईआर को एकदम खत्म किया जाए। जिन भी शिक्षकों पे हुई है ये एकदम गलत है, और छात्र और उनके पेरेंट्स भी दूर दूर से तमाम मैसेज और मेल कर रहे हैं, उनका भी बहुत समर्थन मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि सब लोग अगर इकट्ठे होंगे तभी शायद बात बनेगी, तभी सरकार को ये प्रेशर लगेगा कि अब इस चीज को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ एग्जाम सिस्टम ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। एजुकेशन पॉलिसी आ जाती है, कोई अपडेशन नहीं है, सीईटी की बात करते हैं, कोई लागू नहीं हो रहा। तो सरकार का ध्यान क्या सिर्फ चुनाव मैनेजमेंट पे है कि कब कहां कौन से राज्य में चुनाव है? चुनाव के बाद तो ये मुद्दे भी होते हैं ना। पहले ये होता था कि एक मुख्यमंत्री बन गया, अब उसने चाहे 4 महीने का एफर्ट लगाया, लेकिन 5 साल तक अब वो जनता के लिए काम करेगा। अब क्या हो रहा है कि टाइम ही नहीं मिल रहा। मोदी जी को जिम्मेदारी है देश जिताना है, बिहार जिताना है, यूपी जिताना है, एमपी जिताना है। इसमें तो बच्चों का जीवन पूरा निकल जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे वो आप जिताने में ही लगे रहे। तो थोड़ा सा देश के यूथ के बारे में भी सोचिए, जो आपने वादे किए थे उनके बारे में भी सोचिए। तो अभी की प्लानिंग सिर्फ एक है जो मुझे आपसे कहनी है, बतानी है, कि 6 तारीख को जंतर मंतर पे जो 150 लोगों की परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी है, और मेरी दिल्ली पुलिस से भी ये गुजारिश है कि आपका मन कभी भी बदल सकता है। आप सोच सकते हैं कि नहीं 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 अभी आप नहीं बैठेंगे, तो हमने ये नंबर जारी किया हुआ है, आप इस पे कॉल करके हमें बता दीजिए। ऐसा मत करिएगा कि वहां बुला के आप अपनी लाठियां तैयार रखें कि हम लाठियां देंगे। ये एकदम सही तरीका नहीं है, ऊपर वाला देख रहा है, मैं बता दूं आपको। और कल को आपका बच्चा भी उसी सिस्टम का शिकार होगा, बेरोजगार रह जाएगा, और फिर आप कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, मैं भी भ्रष्टाचार से तेरे लिए पैसा जोड़ के दूंगा, तू चिंता मत कर। वो क्या करेगा आगे? उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। तो अगली वाली पीढ़ी का भी ध्यान कर लीजिएगा। तो 150 लोगों को पुलिस ने बोला है, डीसीपी ने बोला है कि आप बैठिए। उस 150 लोगों में हमने फिर से गुजारिश की है कि जितने भी, एक हम ये अमिताभ ठाकुर साहब हैं आईपीएस, जिन्होंने पहले भी इस तरीके के बहुत मुद्दे लड़े हैं, तो हम ऐसे लोगों को भी इनवाइट करते हैं कि आप लोग भी शिक्षकों का आके साथ दें और इस मुहिम में हमारी आवाज बने ताकि हम सुधार ला पाए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।